Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, वेरिकोसील के बारे में बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। आजकल ये वेरिकोसील बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। वेरिकोसील के बारे में हमने बहुत मर्तबा आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन आजकल जो पेशेंट हमारे पास विज़िट करते हैं उनको वेरिकोसील के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ उनके सवालात रहते हैं जो बार बार वो पूछने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम ये बताने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वेरिकोसील क्या होता है, बेसिकली किन कारणों से होता है, असल सबब क्या है, हम वो बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और वेरिकोसील को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीक़े से और कहाँ पर होता है और इससे क्या क्या परेशानी होती हैं। इनफर्टिलिटी होती है तो कितने लोगों में होती है, कौन से लोगों में होती है इनफर्टिलिटी, और क्या सच में वेरिकोसील है तो फ़ौरन इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और लास्ट में एक ख़ास नुस्खा आपको बताएंगे वेरिकोसील के लिए कि अगर आप बहुत परेशान हैं वेरिकोसील से और आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी है, मोटिलिटी का इशू है, आपके स्पर्म काउंट का इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसकी वजह से, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। तो वो नुस्खा इस्तेमाल करके आप वेरिकोसील से अपने आप को बचा सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट में उस नुस्खे को इस्तेमाल करने के से ही मात्र उनका वेरिकोसील जो है वो ठीक भी हो जाया करता है। तो वेरिकोसील बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेरिकोसील का सबब क्या है, क्यों हो जाता है वेरिकोसील। तो देखिए, एग्जैक्टली कोज बिल्कुल अननोन है, आज तक ये नहीं बताया जा सकता कि हाँ इस वजह से वेरिकोसील हो जाया करता है। लेकिन वेरिकोसील कि क्या होता है बेसिकली, देखिए आप, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होती है, किसी उन ऑर्गन को रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, है ना। वो हमें आता है हमारे हार्ट से, ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड होता है हमारा वो आता है हमारे हार्ट से। उसको लाने का काम करती हैं आर्टरीज़ जो होती हैं वो उनको लाने का काम करती हैं। ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है। तो अब हमारे जो टेस्टिस हैं, दो टेस्टिस हैं, जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं, एक लेफ़्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। उन दोनों टेस्टिस तक आने के लिए दो आर्टरीज़ होती हैं, है ना, और उनके थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे टेस्टिकल्स तक पहुंचता है, जिससे उनका नरिशमेंट होता है, जिससे उनकी खुराक जो होती है वो प्रॉपर मिलती है और उनकी ग्रोथ होती है, और जिसके नतीजे में वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं। ये इस तरीके से हर ऑर्गन को हमारे ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। अब जाहिर सी बात है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हमारी बॉडी में आ गया तो अब क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ जो है उसको जितना चाहिए था, जो सेल्स चाहिए थे हमारे ऑर्गन्स को, वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उस ब्लड को दोबारा से हमारे हार्ट की तरफ जाना होता है। ये काम कौन करता है? ये काम करती हैं हमारी वीन्स, हमारी जो वीन्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनके थ्रू ये काम होता है। अब क्या है कि जिस तरीके से दो आर्टरीज़ के थ्रू दोनों टेस्टिस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, सेम इसी तरीके से दो वीन्स भी हैं जो हमारे हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो सप्लाई करती हैं। अब यहाँ पर परेशानी एक ये है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए दो वीन्स हैं, उन तक पहुँचने के लिए पहले एक पूरा जो है चैनल बनाया हुआ है। वीन्स का एक पूरा चैनल बना हुआ है, एक नेटवर्क है पूरा, जिसके थ्रू ब्लड पूरा एक जो है कलेक्ट हो करके जो मेन वीन्स होती हैं, जो असल होती हैं, वहाँ तक पहुँचने का काम उन नेटवर्क के थ्रू होता है। उसको हम लोग कहते हैं पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस बेसिकली जो वीन्स होते हैं उनके नेटवर्क को कहा जाता है। तो ये पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर जो इनकी जो वीन्स होती, छोटी छोटी सी वीन्स होती हैं पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस में, तो अब इन वीन्स के अंदर जाहिर सी बात है एक वॉल्स होती हैं, हमारी जितनी भी आर्टरीज़ और वॉल्स हैं, सॉरी हमारी आर्टरीज़ और वीन्स हैं, सब के अंदर वॉल्स होती हैं। क्यों, किस तरीके से? देखिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस तरीके से नालियों में पानी बहता है सेम उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड बहता रहता हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा हार्ट पंप करता है, आप लोग जानते हैं ना, पंपिंग होती है ना। आपने बहुत मतलब सुना होगा कि जो है दिल धक 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 करता है, तो वो धक 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 का मतलब वही पंप करना है। जब हार्ट हमारा पंप करता है तो उसी पंप करने के साथ में हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो बढ़ता है ना, इसी रफ्तार से उसी पंप के साथ में बढ़ता है। अब उस वक्त क्या है,
वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। एक मर्तबा थोड़ा सा जब पंप किया तो बढ़ा, अब वॉल्व जो है उस जो खून आया है उनको वहाँ पर रोक लेती हैं। फिर अगली मर्तबा जो दोबारा से हार्ट पंप करता है, फिर वो वॉल्व्स ओपन होती हैं और ब्लड को आगे की तरफ को जाने देती हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये सिस्टम होता है। अब ये होता क्या है, जिन लोगों में वेरिकोसील होता है, वेन्स जो स्पेशली जो हमारा जो वेरिकोसील होता है, इन्हीं पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस की जो वेन्स होती हैं इन्हीं में होता है। तो होता क्या है कि इनकी जो वॉल्व्स होती हैं वो जो है इत्तेफाक से वो सही से काम नहीं करती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जिस तरीके से ब्लड असल जो वेन्स है वहाँ तक पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पाता है, और वहीं पर ब्लड जो है रुकने लगता है, भरने लगता है ना, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके नतीजे में जो वहाँ की वेन्स होती हैं वो फूलने लगती हैं। वेन्स जो होती हैं, अब जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने बैलून देखा होगा, गुब्बारा देखा है ना, उसके अंदर हवा भरी जाती है तो वो फूल जाता है ना, फटता तो नहीं है। इसी तरीके से सेम वेन्स हमारे गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, और वो जो स्वेलिंग होती है, वो जो फूलने की वजह से जो आपको ऊपर स्वेलिंग दिखाई देती है, ये सेम यही पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस की स्वेलिंग होती है। ये आप लोगों की समझ में आ गया कि वेरिकोसील किस तरीके से होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, राइट साइड का अलग नेटवर्क होता है और लेफ्ट साइड का अलग नेटवर्क होता है। पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस का राइट और लेफ्ट दोनों साइड का अपना अलग अलग नेटवर्क होता है। आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को वेरिकोसील डेवलप होता है उन लोगों को पहले लेफ़्ट साइड में डेवलप होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का जो नेटवर्क है ना, जो चैनल है बेसिकली, वो लेफ़्ट साइड का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सर्कुलेशन इतना इजी नहीं होता है लेफ़्ट साइड में जितना इजी होता है राइट साइड में। वो चैनल इस तरीके से बने होते हैं। इस वजह से जनरली जिन लोगों में वेरिकोसील डेवलप होता है उन लोगों में लेफ़्ट साइड में पहले डेवलप होता है और राइट साइड में बाद में डेवलप होता है। आमतौर पे जिन लोगों में एक साइड में वेरिकोसील होता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनको लेफ़्ट साइड में ही वेरिकोसील होता है। वेरिकोसील की वजह से जनरली लोगों में ज़्यादातर कोई परेशानी नहीं होती है। कभी कभी हल्का फुल्का डल एक होता है, इस तरह के इश्यूज़ हल्के फुल्के देखने को पाए जाते हैं, जिससे उनका ना तो डेली रूटीन कोई डिस्टर्ब होता है, ना ही उनका कोई काम जो है उससे बिगड़ता है। सारी चीज़ें वो करते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी इसकी वजह से नहीं होती है। इसकी वजह से जो सबसे बड़ी परेशानी और जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है मेल इनफर्टिलिटी। जाहिर सी बात है वेरिकोसील है तो मेल ही को होता है, तो इनफर्टिलिटी भी किसको होगी, मेल को होगी। मेल इनफर्टिलिटी जो होती है वो इसकी वजह से होती है। अच्छा, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि जिन लोगों को वेरिकोसील हो जाएगा फ़ौरन ही उनको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। वेरिकोसील हुआ और इनफर्टिलिटी हो गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ओनली 10 to 20% लोगों में, 10 से 20% लोगों में वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। 80% लोग इससे आसानी से जो है अपनी वाइफ को कंसीव कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं जिनको वेरिकोसील होता है। तो इस वजह से आप लोगों को वेरिकोसील अगर हो गया है फ़ौरन तो परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी इसको ऐसी छोड़ भी नहीं देना चाहिए। इसके लिए जो बेहतर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए। एक बात तो हो गई है कि कितने परसेंट लोगों में जो वेरिकोसील में मुब्तला होते हैं उनमें कितने परसेंट लोगों में इनफर्टिलिटी होती है। हमने बताया 10 से 20% लोगों में इनफर्टिलिटी आमतौर पर देखने को पाई जाती है। लेकिन यही रेशियो जब हम मेल इनफर्टिलिटी का देखते हैं, जितने परसेंट पेशेंट हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी के आते हैं, जब हम उनको एज्यूम करते हैं पूरा प्रॉपर्ली कॉजेज़ की तरफ हम देखते हैं तो पता चलता है कि मोर देन 40% लोगों में वेरिकोसील होता है। मोर देन 40% लोगों में वेरिकोसील होता है। और सिर्फ वेरिकोसील ही नहीं, उसके अलावा दूसरे असबाब और कॉजेज़ भी होते हैं। और इसी तरीके से 60% लोगों में वेरिकोसील नहीं भी होता है लेकिन तब भी इनफर्टिलिटी होती है। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी आपके अंदर आएगी। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, आप लोगों को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वेरिकोसील अगर आपको हो गया है तो इसकी वजह से आपके अंदर फ़ौरन इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वेरिकोसील की वजह से आपके अंदर दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये कि इनफर्टिलिटी होती है, दूसरा ये कि वेरिकोसील की वजह से आपकी जो टेस्टिकुलर हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब होती है। टेस्टिकुलर जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। और सेम इसी तरीके से आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, वो छोटे होने लगते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी है ना,
तो फिर इसके नतीजे में अब क्या होगा, जब एट्रोफी हो जाएगी तो प्रॉपरली स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, जिसके नतीजे में स्पर्म काउंट आपका कम होता चला जाएगा और आगे चल करके धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा, नील हो जाएगा स्पर्म, जिसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आपके टेस्टिकुलर हेल्थ के साथ साथ आपके जो हार्मोन्स हैं उनका भी प्रोडक्शन चूँकि जो है यहाँ पर होता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन का जो है काफ़ी ज़्यादा आपके टेस्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्शन। तो अब अगर टेस्टोस्टेरॉन सही से डेवलप नहीं होगा आपकी बॉडी में तो उसके नतीजे में आपके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसा जैसे कि लेजीनेस रहेगा, सुस्ती रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, सीमेन आपका कम बनेगा, सीमेन आपका पतला हो जाएगा, हाइपोस्पर्मिया, हाइड्रोस्पर्मिया, और इसी तरीके से लो इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। तो आम तौर पे ये बात कही जाती है कि वेरिकोसील की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं हुआ करते, लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस जब आपके अंदर आ जाता है तो इसकी वजह से फिर आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और हाँ, अब आपकी समझ में आ गया कि वेरिकोसील ही तो कॉज हुआ ना हार्मोनल इम्बैलेंस का, वेरिकोसील भी कॉज हुआ है ना। वैसे और भी चीज़ें होती हैं, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिन लोगों में ज़्यादा होता है उन लोगों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ करते हैं, लेकिन एक वेरिकोसील भी कॉज है, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दूसरे कॉजेज़ हैं एक कॉज वेरिकोसील भी है। तो ये सारी बातें हैं वेरिकोसील के बारे में, आप लोगों की होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये वेरिकोसील किस तरीके से होता है। असल सबब और कॉज जो है वो एटलीस्ट अभी तक अननोन है, बिल्कुल पता नहीं है कि क्यों होता है, बट ये वेरिकोसील आपकी जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस की जो वीन्स होती हैं उनके वॉल्व्स की जो है डिसफंक्शन की वजह से होता है और वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होता है। लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे एक बहुत ही खास नुस्खा वेरिकोसील के लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है मादे को जज्ब करने का, मादे को बढ़ी हुई रुतूबत को ख़त्म करने का। अब हमारे यहाँ क्या है, देखिए ये आपका ब्लड जो है अब वहाँ पे जा नहीं रहा ऊपर, है ना। ब्लड क्या है कि ऊपर प्रॉपर वे में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है हमारे हार्ट की तरफ, प्रॉपर आप उसकी जो वीन्स हैं, जो असल वीन्स हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस में वो जमा हो रहा है। यही तो परेशानी है वेरिकोसील की। अब हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है मादे को जज्ब करने का, उस तरीके उसकी जो मेडिसिन होती हैं उनको लेते हैं और एक उसको जो है गोली की फॉर्म में बनाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ये लगाते हैं कि वो जो वहाँ पर बढ़ी हुई रुतूबत है जो ब्लड की फॉर्म में है उसको हम खुश्क और जज्ब करने का काम करते हैं। जब ये आपकी बढ़ी हुई रुतूबत और ये जो ब्लड है ये खुश्क होने लगता है, जज्ब होने लगता है, तो जो वहाँ की स्वेलिंग होती है वो भी धीरे 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 कम होने लगती है। जाहिर सी बात है, बैलून के अंदर जब एयर आपकी कम होगी या अगर उसके अंदर गैस भरी हुई है वो कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है बैलून आपका जो है पिचकने लगता है, आपने देखा होगा। तो सेम इसी तरीके से पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस भी जो हैं वो पिचकने लगते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। और बहुत मरतबा उनको सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होता है। जब उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, सर्कुलेशन वो मेन जो वेन्स होती हैं वहाँ तक उनका होने लगता है, तो ये फंक्शन भी प्रॉपर होने लगता है। बहुत मरतबा हमने पेशेंट को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मेडिसिन से वेरिकोसील को क्योर होते हुए देखा है, इस मेडिसिन से वेरिकोसील को ठीक होते हुए देखा है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बॉडी का हमारा निज़ाम बनाया हुआ है कि बॉडी में अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो वो अपने आप जद्दोजहद करती है, अपने आप कोशिश करती है कि इसको कैसे करेक्ट कर लिया जाए, इसको कैसे ठीक कर लिया जाए। तो फिर जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनको एक मेडिसिन के थ्रू उनको सपोर्ट मिल जाता है, ब्लड वहाँ पर कम हो जाता है, बढ़ी हुई जो रुतूबत होती है वो जज्ब हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो आसानी से जो असल आपकी वेन्स है, असल वेन्स जो हैं, मेन वेन्स जो हैं, वहाँ तक आपका ब्लड पहुँचने लगता है। फ्लो जब होने लगता है तो उसको प्रॉपर वे में ये चीज़ें आपकी नॉर्मल होने लगती हैं, सारा फंक्शन आपका नॉर्मल होने लगता है। तो ये जो नुस्खा है हमारा, ये है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, 145 नंबर। ये अभी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, आप लोग जानते हैं। अगर इसको आप हासिल करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आपको जो हमारा नंबर शो हो रहा है 9452580944, इसी नंबर पे आप इस मेडिसिन का, इस नुस्खे का जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हमारे यहाँ से इसको मंगा सकते हैं। वेरिकोसील के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। बाकी अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो चुके हैं, हार्मोन से रिलेटेड भी इश्यूज़ आपके अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसके साथ में हमारा जो नुस्खा है स्पर्मोजेनिक, बहुत ही वेल रिसर्च नुस्खा हमारा पाउडर की फॉर्म में है, वो आप साथ में उसका भी इस्तेमाल करिए ताकि सही से आपके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन भी हो जाए और वेरिकोसील भी आपका ठीक हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है वेरिकोसील के बारे में,
वो सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी और आज की ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।